हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यह जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न के साथ। ठीक ना, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो यह आपको बताना है किस मंत्रालय की पहल है, यह आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा, इसमें यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की देन है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत सरकार ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन को पहली बार टैग करके वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 19 दिसंबर 2024 को घोषित इस पहल का उद्देश्य डॉल्फिन के प्रवासी पर्यटन और आवास उपयोग के बारे में समझ बढ़ाना है। ठीक है ना, यह बातें आप याद रखिएगा। टैगिंग का कार्य जो है राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत भारतीय वन्य जीव जो संस्थान है द्वारा असम वन विभाग और अरण्य के सहयोग से किया गया है। यह बातें आपको याद रखनी। यहाँ से एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि डॉल्फिन परियोजना भारत सरकार द्वारा कब लाई गई थी? तो आप याद रखिएगा, डॉल्फिन परियोजना आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, डॉल्फिन प्रोजेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो यह 2021 में भारत सरकार द्वारा यह लॉन्च की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें यह प्रश्न और बन सकता है कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? तो यह भी आप याद रखिएगा, जो गंगा डॉल्फिन है, ठीक ना, गंगा डॉल्फिन, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, गंगा डॉल्फिन जो है इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो इसे घोषित किया गया था 2009 में। कब किया गया था? 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यह प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक ना। और जो डॉल्फिन उसे गंगा डॉल्फिन को आप याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन को एक और नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है गंगा का बाघ, ठीक ना, गंगा का बाघ कहा जाता है, ये भी आप याद रखें, गंगा का बाघ कहा जाता है। इसे आपको इतनी बातें याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो आपको बताना है, यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसे याद रखिए, गगन गिल को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार 2024 का ऐलान जो है कर दिया गया है। हिंदी में गगन गिल और अंग्रेजी में स्टरिन के कीरे को यह पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड जो है भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए दिया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। इन पुरस्कारों में उपन्यास, लघु कथाएं, कविता, निबंध और नाटक सहित कई विधाएं शामिल हैं। इसमें इस वर्ष जो है कुल 8 कविता पुस्तकें, 3 उपन्यास, 2 लघु कथा संग्रह और 3 निबंध साहित्य आलोचना की 3 कृतियां सम्मानित की गई हैं। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? तो आर्कटिक रिपोर्ट जो है यह आपको बताना है, रिपोर्ट कार्ड जो है किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है, यह प्रश्न आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। यह भी आप याद रखिएगा। यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, आर्कटिक टुंड्रा कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जन में परिवर्तित हो गया है, जैसा कि राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा आर्कटिक रिपोर्ट में एक नए विश्लेषण से पुष्टि होती है, ठीक ना। इसमें आर्कटिक टुंड्रा जो एक विशाल वृक्षहीन बायोम है, ठीक ना, जो विशेष रूप से ठंडी, शुष्क और चट्टानी भूमि है। ये भी आप याद रखिएगा। जो आर्कटिक जो क्षेत्र है वह टुंड्रा, यहाँ पे सिर्फ बर्फ होती है, ठीक ना। यह एक शुष्क प्रदेश है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए
किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यह आपको बताना है HBC इंडिया। अगर इसके बारे में जाना जाए, HBC इंडिया इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इसका याद रहे, द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड इंडिया, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म होगा। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इस कार्ड का सालाना जो इसमें जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने या कंपनी की साझेदारी की गई है, इस कार्ड की अगर शुल्क सालाना की बात की जाए तो 1 साल के बाद जो इसकी शुल्क होगी वह 1,10,000 रुपये होगी, ठीक ना। 1,10,000 रुपये इसकी शुल्क होगी इस कार्ड की, ये भी आप याद रखिएगा। और यह किसके साथ साझेदारी हुई है? तो इंडियन होटल कंपनी के साथ, यहाँ पे दिया है इंडियन होटल कंपनी के साथ साझेदारी हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए HSBC इंडिया ने भारतीय होटल कंपनी के साथ साझेदारी कर HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह एक को ब्रांडेड लग्जरी कार्ड है जो हाई प्रोफाइल और संपन्न भारतीयों के लिए तैयार किया गया है। वीजा के साथ इस सहयोग का उद्देश्य भारत के अभिजात वर्ग के बीच विशिष्ट सेवाओं और यात्रा अनुभवों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसे SBI का नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो यह आपको बताना है SBI का, यह आपको बताना है। देखिए अगर बात की जाए SBI का, आप लोग बताइएगा। अगर SBI की बात की जाए तो SBI का अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह आप याद रखिएगा 1 जुलाई, थी ना, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया था यह SBI का, ये भी आप याद रखिएगा। इससे पहले वह किस बैंक के नाम से जाना जाता था? तो वह इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसमें के जो नया प्रबंधक बने हैं वह राम मोहन राव अमारा बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, राम मोहन राव अमारा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक नियुक्त किया गया, जो 18 दिसंबर 2024 से प्रभारी हो गए हैं। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। अमारा इससे पहले SBI में उप प्रबंधक निदेशक और चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है? तो यह आप याद रखिए, mRNA वैक्सीन विकसित की है तो कैंसर रोगियों के लिए, तो यह रूस ने की है। कौन? रूस ने की है, ये भी आप याद रखिएगा। रूस की राजधानी मॉस्को है, ठीक ना, मॉस्को इसकी राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ की मुद्रा अगर पूछा जाए तो मुद्रा रूबल है, ठीक ना। यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल। यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह राष्ट्रपति आप याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर है, ठीक ना। वो राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर, राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह वैक्सीन जो है 2025 की शुरुआत से उपलब्ध होगी और रूसियों को मुफ्त में विकसित की जाएगी। यह घोषणा रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के महानिदेशक जो है एंड्री कॉप्रिन ने की है, ठीक ना। यह केवल कैंसर रोगियों का इलाज करेगा, कैंसर की रोकथाम नहीं करेगा, यह बातें आपको याद रखना है। और इस वैक्सीन की कीमत प्रति खुराक लगभग 3 लाख रूबल होगी, जो कि यह रूबल होगी, यह बातें आप याद रखिएगा। तो इतनी बात आपको याद रखना। अगर इंडिया के रुपए में इसको देखा जाए रूबल को, तो 3 लाख रुपए की अगर इंडिया में देखा जाए तो 2,47,287 रुपये होगा इंडिया रुपए में, ये भी आप इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था PAR को फिर से लागू किया गया है? तो यह आपको बताना है। यह PAR को लागू किया गया है तो किस क्षेत्र में?
तो यह मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में से लागू किया है फिर से। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पड़ोसी देश से आने वाले लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वह संरक्षण करने भारत में आ रहे हैं, घुसपैठी कर रहे हैं, तो इसका चिंताओं के जवाब में ऐसा किया गया है जो कि विदेशी बाहर से लोग न आ सकें, घुसपैठी न कर सकें। विदेशियों को 3 राज्यों में प्रवेश करने के लिए पूर्व प्राधिकरण और विशिष्ट अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और 14 साल बाद छूट वापस ले ली गई है। यह आपको याद रखना, यह 14 साल बाद फिर से यह छूट वापस ले ली गई है। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। यह पहले अनुमति थी, अब इसे फिर से वापस ले ली गई है। इतनी बातें आपको याद रखना है। देखिए भारत में जैव विज्ञान आंदोलन के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह आपको बताना है। जैव विज्ञान आंदोलन के लिए यह किरण मजूमदार शाह को यह दिया गया है, जमशेदजी टाटा पुरस्कार। यह बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। देखिए इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी जो है, किरण मजूमदार जो है शाह को जमशेदजी टाटा पुरस्कार दिया गया। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन समूह के अध्यक्ष भी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए हैं? तो यह भारत के अगले राजदूत कहाँ पे? बुल्गारिया में। तो यह कौन नियुक्त किए हैं, ये भी आपको बताना है। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह अरुण कुमार साहू बने, अरुण कुमार साहू यह भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ये भी आप याद रखें। अगर बुल्गारिया की बात की जाए तो इसकी राजधानी सोफिया है, ठीक ना। इसकी राजधानी सोफिया इसकी राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा जो है आपको याद होना है, मुद्रा क्या है? लेव। बुल्गारिया लेव है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह रूमेन रावदेव हैं, ठीक ना। रूमेन रावदेव यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इतनी बातें आपको याद रखना। यह भारत 2025 के लिए यह रैंक टॉप 3 संस्थाएं हैं। इसमें पहला स्थान इसमें IIT बॉम्बे है, ठीक ना। IIT बॉम्बे है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो है वह IIT दिल्ली है। और दूसरे स्थान पर जो कि IIT दिल्ली है 150वां स्थान है, वर्ल्ड में 150वां स्थान है। और IIT दिल्ली का 118वां स्थान है, ठीक। उसके बाद एक है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, जो कि 211वां स्थान है, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें प्रश्न ऐसे बन सकता है। अगर बात की जाए, इसमें पूछा जाए कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में वह दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो ये भी आप याद रखिएगा। दिल्ली का स्थान 44वां है, ठीक ना। यह आप याद रखिएगा। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में IIT का दिल्ली का रैंक 44वां है। यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया? यह आपको बताना है। यह गाढ़ी माही यह एक मंदिर है, ठीक ना। मंदिर है कहाँ पे? यह नेपाल में, ठीक ना। यह एक पशुवध मेला यहाँ पे महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे पशुओं की बलि दी जाती है, ठीक ना। तो यह जो है गाढ़ी माही महोत्सव जो है यह मनाया जाता है। यह 5 साल में एक बार मनाया जाता है। और 5 साल में एक बार मनाया जाता है। और यह महोत्सव अभी हाल ही में नेपाल में मनाया गया है। और इसे ब्लड के फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। इसे ब्लड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। यह याद रखिएगा, ब्लड फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इससे 2 दिन में यहाँ पे अभी मनाया गया है। 2 दिन में आप याद रखिएगा, 2 दिन में 2.5 लाख बलि दी गई है। ये भी आप याद रखिएगा, 2.5 लाख बलि दी गई है। यह बातें आप याद रखिएगा। यह एक मंदिर है यहाँ पे, यह गाढ़ी माई का। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की राजधानी आपको याद रखना, यह काठमांडू से 112 किलोमीटर दूरी पे यह गाढ़ी माई का मंदिर है। तो यह आप याद रखिए, काठमांडू यह राजधानी से 112 किलोमीटर लगभग दूरी पे है।
आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह कौन है? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली हैं, केपी शर्मा ओली, ठीक ना। ये भी आप याद रखिए, केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसा लगा। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।